यूरोप की सबसे पावरफुल बिजनेस डायनेस्टी जिनकी फैमिली की बैंकिंग, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, मिलिट्री लगभग हर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है। स्वीडन का 1/3 स्टॉक एक्सचेंज ये फैमिली ओन करती है। इनके एम्प्लॉइज का नेटवर्क 1 मिलियन से ज्यादा का है और $275 बिलियन से ज्यादा का उनका नेटवर्थ है। इलोन मस्क और जेफ बेजोस से भी काफी ज्यादा। लेकिन फिर भी आपको इस फैमिली का नाम फोर्ब्स की किसी लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा और इस फैमिली का नाम है वॉलेनबर्ग फैमिली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फैमिली की जिसने लगभग पूरे स्वीडन पर कब्जा किया हुआ है। ये कहानी शुरू होती है 1837 में, जब अमेरिका अपना वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। अमेरिका में क्रॉप फॉलिंग, इन्फ्लेशन, बैंकरप्सी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इकोनॉमिक इशू चल रहे थे और ये अमेरिकन बैंकर्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह था। लेकिन अमेरिका की ये कंडीशन स्वीडन के एक यंग नेवी ऑफिसर के लिए एक लेसन थी। इनका नाम था एंड्रयू ऑस्कर वॉलेनबर्ग। अमेरिका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखकर अब वॉलेनबर्ग को पता चल गया था कि हाउ अ बैंक शुड नॉट बी रन। इसके अलावा वॉलेनबर्ग ने एक मैसिव अपॉर्चुनिटी देखी जिसे स्वीडन बैंक्स मिस कर रहे थे। उस टाइम स्वीडन बैंक्स वही पुराने सिस्टम पर चल रहे थे, लो इंटरेस्ट रेट्स, हार्ड मनी ट्रांसफर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बैंक्स पब्लिक के पैसे का यूज ही नहीं कर रहे थे। स्वीडन के बैंक्स उस टाइम अपने बैंक्स में डिपॉजिटेड पब्लिक मनी को यूज नहीं कर पा रहे थे जब स्वीडन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही थी, रोड एंड रेलवे नेटवर्क बिल्ड हो रहा था। मतलब स्वीडन की इकोनॉमी टोटल बूम पर थी और इन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए फंडिंग की जरूरत थी और कोई भी बैंक इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं कर पा रहा था। बैंकिंग सेक्टर आज रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काफी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम बैंक ओपन करना एक ज्वेलरी शॉप ओपन करना जितना आसान था। वॉलेनबर्ग ने अपने कलीग्स की हेल्प से स्टॉकहोम्स एनस्किल्डा बैंक की शुरुआत की और ये वो बैंकिंग थी जो स्वीडन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वॉलेनबर्ग ने पब्लिक को अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट करने के लिए एनकरेज करना शुरू कर दिया। जितने दिनों तक लोग पैसा अकाउंट में रखते उतना अच्छा इंटरेस्ट दिया जाता। धीरे धीरे स्टॉकहोम्स एनस्किल्डा बैंक पॉपुलर हो गया और इसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया। स्वीडन टेक ओवर हो चुका था, किसी फॉरेन पावर से नहीं बल्कि डोमेस्टिक पावर से, और वेपन था बैंकिंग। वॉलेनबर्ग ने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया कि स्वीडन के लोग या तो वॉलेनबर्ग के बैंक्स में अपने पैसे जमा करा रहे थे या फिर उन कंपनीज में काम कर वॉलेनबर्ग का लोन चुका रहे होते थे जिनमें वॉलेनबर्ग का ही पैसा लगा होता था। इस पूरे इकोसिस्टम से वॉलेनबर्ग फैमिली एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी और पैसे को इन्वेस्ट करने के और तरीके ढूंढने लगी और इन्होंने स्वीडन में कंपनीज को बाय करने का डिसीजन लिया और इस तरह से स्वीडन के बैंकिंग और इंडस्ट्री दोनों पर वॉलेनबर्ग फैमिली का कब्जा हो गया। अब स्वीडन के लोगों की वेल्थ भी वॉलेनबर्ग के बैंक्स में जमा थी और ये काम भी वॉलेनबर्ग की कंपनीज के लिए ही कर रहे थे। वॉलेनबर्ग फैमिली ने स्वीडन की कंपनीज के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स बाय करने शुरू कर दिए और इन्होंने इसे लिबरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्वीडन का नाम दिया। रेलवेज, फैक्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, एलएलसीज, स्वीडन में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसमें वॉलेनबर्ग फैमिली के शेयर्स ना हो। फाइनली 1916 में स्वीडिश गवर्नमेंट की इसके ऊपर नजर गई और उन्हें कंट्री के मेजर बिजनेसेस को बैंक्स का कंट्रोल करना डेंजरस दिखाई देने लगा और उन्होंने एक लॉ पास किया। इस लॉ के पास होने की वजह से किसी भी बैंक के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टाइम तक रखना मुश्किल हो गया। इसे काउंटर करने के लिए वॉलेनबर्ग फैमिली ने एक फर्म क्रिएट की और अपनी कंपनीज के मेजॉरिटी शेयर्स इस फर्म के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। वॉलेनबर्ग फैमिली की यह स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल साबित हुई और अगले कुछ सालों में स्वीडन के 40% स्टॉक एक्सचेंज पर वॉलेनबर्ग फैमिली का कब्जा हो गया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया और वॉलेनबर्ग फैमिली के सामने एक सवाल था कि वॉर में किस साइड में रहने में हमें फायदा है, जर्मनी या फिर अलाइज। और यहां वॉलेनबर्ग फैमिली ने दोनों साइड से खेलने का डिसीजन लिया। वॉर की वजह से जर्मनी अलाइज कंट्रीज की तरफ से हैवी सैंक्शंस फेस कर रहा था जिससे उन्हें $1 बिलियन का लॉस हो रहा था। वहीं दूसरी साइड अमेरिका और ब्रिटेन को भी वॉर जारी रखने के लिए बैंकिंग सर्विस की जरूरत थी। वॉलेनबर्ग फैमिली ने यहां दोनों साइड से डील की। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की और दूसरी तरफ जर्मनी को उनके लिए मिलिट्री सप्लाई बाय करने का ऑफर दिया। साथ ही जर्मनी की कंपनीज को एलाइज के सैंक्शंस की वजह से शटडाउन होने से बचाया। लेकिन इन्होंने कंपनीज को बाय करने की जगह जर्मनी के साथ जब वो चाहे उन्हें वापस करने का एग्रीमेंट साइन किया। इसके अलावा वॉलेनबर्ग फैमिली ने ड्यूरिंग वॉर ब्लैक मनी ऑपरेशंस और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम भी किए और दुनिया भर की दौलत भी कमाई। इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करने के बाद अब वॉलेनबर्ग फैमिली के सामने सबसे बड़ा सवाल था अपनी इस वेल्थ को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने का। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बाप दादा की कमाई सेकंड थर्ड जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है क्योंकि उन लोगों को हार्ड वर्क और स्ट्रगल करने की आदत नहीं रहती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉलेनबर्ग फैमिली ने अपनी वेल्थ को 1 या 2 बेटों में बांटने की जगह अपनी वेल्थ फाउंडेशंस में डिवाइड कर दी जिन्हें इनके फैमिली मेंबर्स ही रन करते थे। वॉलेनबर्ग फैमिली ने डिफरेंट फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस को डिफरेंट फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे किसी एक मेंबर के पास सारे फैमिली बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की पावर ना हो और इनके फैमिली के किसी भी मेंबर्स को मैनेजमेंट पोजीशन पर आने से पहले कंपनी में काम करके रियल टाइम एक्सपीरियंस अर्न करना होता था। तो आई होप आपको स्वीडन की सबसे पावरफुल फैमिली की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह बिजनेस और मनी पावर रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।